हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल यूपीएससी लॉजी पर। और यहाँ पर मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ विजन आईएएस करंट अफेयर्स मैगजीन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2021 का पार्ट नंबर 3। और पिछले दो पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं, मिस कर दिए हैं, तो व्हाट यू कैन डू, सिंपली सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल, गो टू द प्लेलिस्ट सेक्शन और वहाँ पर आपको पिछले जो पार्ट्स हैं वो मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपका ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम के लिए, तो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करंट अफेयर्स मैगजीन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक जो है टेलीग्राम ग्रुप की जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आप वहाँ पर आइए, ज्वाइन कीजिए ग्रुप को। वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जो ग्रुप का फाइल सेक्शन है वहाँ पे। और उसके अलावा आपको अगर पीडीएफ पसंद आती है, अच्छा लगता है कंटेंट जो भी है उसके अंदर जो लिंकिंग है थिंकर्स और करंट अफेयर्स की, तो देन यू कैन सब्सक्राइब टू द पबेट पीडीएफ सब्सक्रिप्शन एज वेल। सो थिंग्स आर देयर एंड you can basically you can try it. Okay, so let's get started with our magazine of Vision IAS। तो विजन आईएएस की मैगजीन शुरू करते हैं। पार्ट 2.2 का टॉपिक है वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जिसको हम प्यार से बिम्स्टेक कहते हैं। बिम्स्टेक न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि अभी हुई है 17th मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर। और कहाँ हुई है? चेयर किसने किया था? श्रीलंका ने। वर्चुअल मोड में हुई है बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक। इसके अलावा मीटिंग ने एंडोर्स किया है मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी फॉर एडॉप्शन एट द नेक्स्ट बिम्स्टेक समिट। ठीक है, तो इसको एंडोर्स किया है कि ठीक है, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी वाला ये जो प्लान है, इसको मास्टर प्लान को एंडोर्स किया है, बिम्स्टेक मास्टर प्लान ऑन ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे 3 एमओयूज भी जो है वो साइन होंगे जो बिम्स्टेक समिट होगी नेक्स्ट वाली। कौन कौन से 3 टॉपिक की बात हो रही है? एक हो रही है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ये ऑन क्रिमिनल मैटर्स। ठीक है, तो यानी एक होती है, आपको पता होगा, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी होती है। एक इस ट्रीटी का इम्पोर्टेंस ये है कि मान लो कोई क्राइम करके, अगर कोई सिविल या क्रिमिनल क्राइम करके हमारी कंट्री से किसी और कंट्री में चला जाता है, तो फिर जो उस कंट्री की, अब डायरेक्ट तो हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं होता कि यहाँ की जो है उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो चली जाए वहाँ पे सीधा, है ना, कि वो यूरोप में किसी देश में विजय माल्या अगर लंदन में है तो वहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस ढूंढ रही है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि जुरिस्डिक्शन है, हर कंट्री की सोवेनिटी है और सोवेनिटी में उनके फंक्शन है। वी कैन नॉट इंटरफेयर लाइक दिस। क्या हो सकता है? 2 तरीके हैं। एक तरीका है इनफॉर्मल मैनर में, जो हमारे देश के जो भी फॉरेन जो मिनिस्टर हैं या एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो बात कर सकते हैं वहाँ के जो पर्सन है, और इस तरीके से इनफॉर्मल वे में इंटरेक्शन और म्यूचुअल लीगल जो भी असिस्टेंस है या वो चीज़ें कर सकते हैं। और अगर ये चीज़ फॉर्मल लेवल पे करनी हो तो देन देयर शुड बी सम ट्रीटी, और उसी ट्रीटी को बोलते हैं म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी। अगर ये किसी कंट्री के साथ है तो हम एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर कर सकते हैं। जैसे टैक्स के रिलेटेड भी ऐसे ट्रीटीज़ होती हैं, टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट, टाइज होते हैं। ठीक है, TIEAS, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पे ये जो है ट्रीटी में कुछ भी हो सकता है, क्रिमिनल मैटर भी, सिविल मैटर भी। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? क्रिमिनल मैटर की। दिस इज समथिंग जो आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी माइट से कि ये सिविल केस। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट MOUs जो हैं ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन द MOUs on the mutual cooperation between diplomatic एकेडमिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। तो ये जो चीज़ है कि एक MOU होगा, 3 MOU की बात हो रही है, तो दूसरा MOU है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन जो है विद रेस्पेक्ट टू द ये जो डिप्लोमेटिक इंस्टीट्यूशन होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ क्या है, इंडियन फॉरेन सर्विस। ऐसे ही बिम्स्टेक की अलग अलग जो कंट्रीज़ हैं, 7 मेंबर्स, उनकी अलग अलग उनके इंस्टीट्यूशन होंगी, तो उनके बीच में एक मतलब कह सकते हो कोलैबोरेशन, ताकि एक दूसरे की बेस्ट प्रैक्टिसेस वगैरह का यूटिलाइजेशन किया जा सके। द थर्ड थिंग इज़ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी। तो यहाँ पे आप देखो ओवरऑल कि क्या क्या बात हुई। यहाँ पे इन लोगों ने ठान लिया था कि हम सिर्फ टीज की बात करेंगे। टी फॉर टेबल, है ना, टी फॉर टॉल, वो वाला टी। तो जैसे आपने कोविड पैंडेमिक में इकोनॉमिक सर्वे का अगर चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है, तो वहाँ पे एक था कि 3 T's स्ट्रेटजी। वो क्या होती है? टेस्ट करो, ट्रैक करो, ट्रेस करो, है ना, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रैकिंग। तो वो जो चीज़ है ना, 3 T's। वैसे यहाँ पे 4 T's हैं। यहाँ पे क्या क्या है? पहला टी है ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी का जो मास्टर प्लान है उसके बारे में। दूसरा टी है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी के बारे में विद रिस्पेक्ट टू क्रिमिनल मैटर। तीसरा जो टी है
वो है विद रेस्पेक्ट टू योर दिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, टी फॉर ट्रेनिंग, और लास्ट है टी फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र फैसिलिटीज़। तो आप ऐसे टीज याद रख सकते हो, ठीक है। सो दैट्स वाई आप ऐसे याद रख लीजिए, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। इसके अलावा दे एनकरेज्ड मेंबर स्टेट टू कंप्लीट देयर जो इंटरनल प्रोसीजर हैं विद रेस्पेक्ट टू द बिम्स्टेक चार्टर के एडॉप्शन के बारे में। तो बिम्स्टेक चार्टर है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप करंट अफेयर फॉलो कर रहे हैं, वी हैव द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, तो वहाँ पे वही लोग उसके मेंबर हैं जो जो रोम चार्टर, रोम स्टैट्यूट जो भी है, रोम चार्टर है, चार्टर ऑफ रोम, उसमें जो लोग इनको इन्वॉल्व हैं, जो जिन्होंने उसको अडॉप्ट किया है, वही लोग इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के उसमें मतलब एक पार्टिसिपेंट की तरह रहते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ है कि दे एनकरेज मेंबर स्टेट टू कंप्लीट देयर इंडिपेंडेंट इंटरनल प्रोसीजर फॉर द एडॉप्शन ऑफ बिम्स्टेक चार्टर। इसके अलावा द मीटिंग वेलकम द प्रपोजल ऑफ द चेयर टू होल्ड द 5th बिम्स्टेक समिट। तो ये चीज़ भी उन्होंने वेलकम की कि जो अगली समिट होनी है, 5th बिम्स्टेक समिट होनी है श्रीलंका में नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में। अभी जो श्रीलंका में हो रही है, जिसमें श्रीलंका चेयर कर रहा है, वो फॉरेन मिनिस्टर वाली मीटिंग थी, ठीक है। ये क्या है, ये थोड़ी सी हाई लेवल और चली जाएगी, ठीक है, ओवरऑल समिट होगी। इसके अलावा द मीटिंग ने इस चीज़ का भी नोट लिया जो बिम्स्टेक का सेंटर बन रहा है, सेंटर है फॉर वेदर एंड क्लाइमेट बीइंग होस्टेड इन इंडिया इज़ फुली फंक्शनल विद द स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी। तो इसका भी नोट लिया कि हाँ ऐसा कुछ है, ठीक है, इसको नोट किया गया कि हाँ ऐसा फंक्शनल है वगैरह वगैरह। देन बिम्स्टेक क्या है, बेसिक आपको पता होना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू बिम्स्टेक। बिम्स्टेक है 1997 में ये आइडिया और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है कंसीव हुई थी। बैंकॉक डिक्लेरेशन इज समथिंग जो आपको पता होना चाहिए। बैंकॉक डिक्लेरेशन इज एसोसिएटेड विद विच ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको पता होना चाहिए बिम्स्टेक, ठीक। जैसे आप पढ़ते हो कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, तो वहाँ पे कौन से कन्वेंशन था, कौन सा बेलारूस क्या था, बेलारूस में क्या हुआ था, तो ये सारी चीज़ें आप जैसे पढ़ते हो वैसे बैंकॉक डिक्लेरेशन इज एसोसिएटेड विद बिम्स्टेक। ईयर कौन सी है, 1997। इसके अलावा 7 कंट्रीज़ हैं यहाँ पे, 7 कंट्रीज़ हैं यहाँ पे। तो आप सोचोगे कि यार ऐसा है कि अगर मान लो कोई अगर बहुत डीप में ये चीज़ नहीं पढ़ा और अगर वो एग्ज़ाम में एजुकेशनल गैसेस लगा रहा है, देन यू माइट थिंक कि 8 कंट्रीज सार्क में हैं और इसमें 7 हैं, और हमें पता है बिम्स्टेक को कहा जाता है कि पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए इंडिया यूज़ करता है। तो यू माइट थिंक, आप ऐसा एजुकेशनल गैस अपने दिमाग में लगा सकते हैं कि 8 में से, सार्क में से 1 माइनस कर दो पाकिस्तान, तो आपको मिल जाएंगी ये वाली कंट्रीज़। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको याद रखना। 8 जो है ना सार्क कंट्रीज, आप ऐसे एक ऑर्गेनाइजेशन हमेशा लिंक करते हुए याद करा करो ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए। तो 8 जो कंट्रीज हैं आपकी इसके अंदर, आपकी सार्क कंट्रीज जो हैं उसमें क्या क्या है, पाकिस्तान, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, देन इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और नीचे श्रीलंका, मालदीव्स। तो ऐसे 8 कंट्रीज़ हैं। इसमें क्या होता है, 3 माइनस हो जाती हैं सार्क में से। कौन कौन सी, उधर जो सबसे नॉर्थ वेस्ट की तरफ की कंट्री हैं, दूर की हैं ना, साइड की। एक चीज़ याद रखना, बिम्स्टेक को कहा जाता है गेटवे टू द साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे मतलब हम थोड़ा साउथ ईस्ट की तरफ जाएंगे, उसके नज़दीक जाएंगे, तो ऑब्वियसली हमको उधर से दूर होना पड़ेगा, नॉर्थ वेस्ट से, है ना। तो वहाँ से अफगानिस्तान, पाकिस्तान को हटा दो, नीचे जो मालदीव है उसको हटा दो, तो 3 कंट्रीज माइनस कर दो, प्लस 2 कंट्रीज प्लस कर दो, क्योंकि 7 चाहिए ना, तो 2 कंट्रीज प्लस करनी पड़ेंगी। वो 2 कंट्रीज कौन सी होंगी, म्यांमार एंड थाईलैंड। तभी तो गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया कहा जाएगा, क्योंकि कुछ तो आना चाहिए ना। इंडिया के बाद बांग्लादेश, फिर उसके बाद म्यांमार, फिर थाईलैंड तक पहुंच गए। उसके आगे वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, उसमें नहीं जा रहे हैं, लेकिन थाईलैंड तक। MT याद रख लेना ऐसे करके, ठीक। तो 3 और 2 उसमें ऐड हो जाएंगे। इस तरीके से ओवरऑल क्या बचेगा कि सार्क कंट्रीज़ में से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और मालदीव जो है उसको माइनस कर दोगे, म्यांमार, थाईलैंड ऐड कर लोगे, तो इस तरीके से चेंज हो जाएगा। और अगर हेडक्वार्टर भी याद रखना है तो जो सार्क कंट्रीज़ है उसका हेडक्वार्टर नेपाल में होता था, लेकिन क्योंकि अब नेपाल जो है, नेपाल से हम और साउथ ईस्ट की तरफ जा रहे हैं ना, तो सेंटर मतलब तो उधर सबसे पास में मतलब सेंटर में क्या फोकस पे आ जाएगा, ढाका यानी बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है जो यहाँ पे
बनाया गया, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को। सो दिस इज़ हाउ यू कैन रिमेंबर सम बेसिक थिंग्स विद रिस्पेक्ट टू लॉजिकल एनालिसिस एंड ऑल, ठीक है। इसके अलावा देयर आर 14 प्रायोरिटी एरियाज ऑफ कोऑपरेशन, अलग अलग एरियाज हैं, देयर इज़ नो नीड टू रिमेंबर ऑल द 14 एरियाज, बस आइडिया होना चाहिए कि हाँ इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें हो रही हैं। इकोनॉमी में आपको पता है क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, ट्रेड होता है, एनर्जी होता है, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें हैं, टूरिज्म है जो इकोनॉमी का पार्ट है, फिशरीज, एग्रीकल्चर, ये सब इकोनॉमी का पार्ट है, कल्चरल कोऑपरेशन, ठीक है, याद रखना कल्चरल भी है, और टेक्नोलॉजी, क्योंकि फुल फॉर्म में ही टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक है, तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। इवन एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज और थोड़े से सोशल इशूज़ लाइक पॉवर्टी एलिविएशन, काउंटर टेररिज्म, सिक्योरिटी से रिलेटेड भी चीज़ें यहाँ पे हैं। ऐसे याद रख लो थोड़े से थीम, ब्रॉड थीम, ताकि एलिमिनेशन वगैरह कर पाओ एग्जाम में, बस इतना ही ज़रूरी है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म अंडर बैंकॉक डिक्लेरेशन, तो यहाँ पे अलग अलग इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होते हैं, जैसे एनुअल मिनिस्टीरियल मीटिंग होती है जिसमें जो मेंबर ऑफ स्टेट हैं ऑन द बेसिस ऑफ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर इसको होस्ट करते हैं। फिर एक सीनियर ऑफिशियल कमेटी होती है जहाँ पे रेगुलर बेसिस पे मिलते हैं, तो यहाँ पे ऑफिशियल मिलते हैं ऑब्वियसली। इसके अलावा वर्किंग ग्रुप है जो एम्बेसडर और रिप्रेजेंटेटिव होते हैं मेंबर स्टेट के, वो मिलते हैं, समझ रहे हो। पहले मिनिस्टर हैं, मतलब लाइक मिनिस्टर्स हमारी कंट्री के जो नेता लोग हैं, जो मतलब फॉरेन मिनिस्टर हो गए या प्राइम मिनिस्टर, मतलब नॉट प्राइम मिनिस्टर, आप बस मिनिस्टर समझो, जनरल वे में समझोगे। एनुअल मिनिस्ट्रियल मीटिंग, मिनिस्टर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आएंगे। ऑफिशियल वाले में जो IAS, ब्यूरोक्रेट्स, इस तरीके के लोग हैं। वर्किंग ग्रुप में क्या होगा, जहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव, जो एम्बेसडर और रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, मेंबर स्टेट से वो आएंगे। और स्पेशलाइज टास्क फोर्स में यहाँ पे जो भी सीनियर ऑफिशियल हैं वो यहाँ पे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा सम की एग्रीमेंट साइन बाय बिम्स्टेक मेंबर्स इंक्लूडिंग अ कन्वेंशन फॉर कॉम्बैटिंग टेररिज्म, जहाँ पे इंडिया है, और अगर साउथ एशिया की बात हो रही है तो कॉम्बैटिंग टेररिज्म तो बहुत कॉमन मुद्दा है जो होगा ही। इसके अलावा ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड इलिसिट ड्रग ट्रैफिकिंग, हाउएवर दिस अवेट्स रेटिफिकेशन। इसके अलावा बिम्स्टेक ग्रिड इंटरकनेक्शन साइन बिटवीन बिम्स्टेक समिट साइंड इन द बिम्स्टेक समिट, जो काठमांडू नेपाल में हुई थी 2018, वो एम करता है टू प्रमोट द ऑप्टिमल पावर ट्रांसमिशन इन द बिम्स्टेक रीजन। बिम्स्टेक रीजन में इवन पावर ट्रांसमिशन के लिए भी काम हो रहा है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, बिम्स्टेक ग्रिड इंटरकनेक्शन। सो ऑल द थिंग्स आर देयर, तो यहाँ पे ये चीज़ भी इनकॉर्पोरेट कर लेना, एग्जाम्पल जो है वो याद रखना। इसके अलावा टू कंटिन्यूअस रीजन जो है साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया, उनके बीच में ब्रिज का काम करता है, उनको बीच में, मतलब उनके बीच में पड़ता है, उनको कनेक्ट करने का काम करता है, क्योंकि म्यांमार, थाईलैंड जो है वो साउथ ईस्ट एशिया के पार्ट में आने लगते हैं, दैट्स वाई हम ऐसा कह रहे हैं। और बाकी का रीजन जो है वो सार्क वाला है, तो सार्क मतलब साउथ एशिया, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट रेलिवेंस ऑफ बिम्स्टेक फॉर इंडिया, इमरजेंस ऑफ इंडो पैसिफिक इमर्ज हो रहा है, यू नो अबाउट दिस थिंग। पहले एशिया पैसिफिक होता था, अभी रिसेंटली क्या है, USA ने बहुत ज़्यादा एशिया पैसिफिक को हटा के इंडियो पैसिफिक उसको बोलने लगे। क्यों? क्योंकि इंडो पैसिफिक की बात होगी तो इंडियन ओशियन का रीजन भी आ जाता है। एशिया पैसिफिक में जो है रीज़न तो है, लेकिन वो चाइना इनकॉर्पोरेट हो जाता था, चाइना पे फोकस हो जाता था, साउथ ईस्ट एशिया सेंटर में होता था। लेकिन इंडो पैसिफिक में क्या है, अभी भी साउथ ईस्ट एशिया इज़ ऑन सेंटर, लेकिन अब चाइना बाहर हो गया उससे, ये चीज़ है। सो दीज थिंग्स आर देयर। इसके अलावा ऑल्टरनेटिव टू सार्क, क्योंकि सार्क जो है, सार्क जो कंट्रीज़ हैं, तो सार्क कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे पाकिस्तान है, तो वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान बायलेटरल इश्यूज़ वगैरह की वजह से वो प्लेटफॉर्म चल नहीं रहा है, उसमें मतलब फंक्शनल नहीं है उस तरीके से, ठीक है। हालांकि कोविड पेंडेमिक के बाद वी हैव सीन द काइंड ऑफ मीटिंग्स वगैरह, लेकिन बट स्टिल वी कैन से कि अभी कोई ऐसा समिट और ये सब नहीं हुई है। इसके अलावा ऑल्टरनेटिव टू BRI, जो BRI है मतलब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना, क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमिक बात हो रही है, बिम्स्टेक में भी टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, तो उसके काउंटर में कुछ हद तक मीन्स ऑल्टरनेटिव की तरह काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर BRI मतलब इंडिया एज अ कंट्री अगर उसको काउंटर करना है तो मीन्स वी शुड हैव द ग्रुपिंग, अकेले तो नहीं काउंटर कर सकते BRI को, बिकॉज BRI तो वो एशिया से लेके पूरा यूरोप तक आपको मिलेगा देखने को, तो उस पूरे BRI के इनिशिएटिव से और वो सब चीज़ चाइना के उससे अगर बचना है या मतलब उसको काउंटर करना है डिप्लोमेटिकली, तो यू हैव टू फोकस ऑन सम रीजनल ग्रुपिंग। सार्क था तो सार्क तो निपट चुका है, तो कुछ तो होना चाहिए, तो दैट्स वाई बिम्स्टेक इज एन ऑल्टरनेटिव, और यू कैन से फॉर द BRI का जो ऑल्टरनेटिव है वो है। इसके अलावा टैकलिंग ट्रेडिशनल बट शेयर्ड ट्रीटीज़, ठीक है, तो ये चीज़ है ट्रेडिशनल बट शेयर्ड ट्रीटीज़, तो ये चीज़ यहाँ पे है, वो ये वाली चीज़ है। इसके अलावा नो बॉर्डर डिस्प्यूट जो है
वो एक और यहाँ पे रेलिवेंस है कि यहाँ पे डिस्प्यूट्स नहीं है, जैसे इंडिया पाकिस्तान वो सारी चीज़ें, ठीक। इसके अलावा चैलेंजेस क्या है बिम्स्टेक में, डोरमेंसी है यहाँ पर भी, मतलब ये साउथ एशिया में यही चीज़ कॉमन है, यूरोपियन यूनियन जैसा कुछ इंटर रिलेशन नहीं है, कुछ ना कुछ डोरमेंसी बनी रहती है, ठीक। इसके अलावा स्टॉल्ड एफटीए प्रोसेस जो है वो स्टॉल्ड हो रखी है। तो अमंगस्ट इकोनॉमिक एग्रीमेंट जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इज़ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द मेंबर्स, लेकिन 2018 में इंडिया ने एग्रेसिवली पुश किया था फॉर द कंक्लूजन ऑफ एफटीए, लेकिन वही है कि स्टॉल्ड है वो भी, मतलब नहीं हो पाई चीज़ें, ठीक है। डिफरेंसेस आर देयर। और जैसे हम भी अगर देखें, अगर मींस अभी रिसेंटली वो न्यूज़ में था आपका, ठीक है, इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया था एशियान के साथ, एशियान प्लस जो और अदर कंट्रीज़ हैं उनका जो पूरा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था आरसेप, उसकी बात कर रहा हूँ। इसके अलावा एक्सक्लूजन ऑफ द अदर रीजनल कंट्रीज़, सो दिस इज़ ऑल्सो देयर कि कुछ और रीजनल कंट्रीज़ हैं जो यहाँ पे एक्सक्लूडेड हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ अदर कंट्रीज लाइक मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया हैं, तो ये भी उस रीजन में, लेकिन ये नहीं है। चाइनाज लेवरेजिंग कैपेसिटी, चाइना का अलग ही, चाइना फैक्टर इज़ ऑलवेज देयर। आईआर में कोई भी बात कर रहे होगे इंडिया से रिलेटेड तो चाइना फैक्टर इज़ द कॉमन फिनोमिना जो आप हमेशा लिखोगे चाहे किसी की भी बात हो रही हो, ओके। इसके अलावा वे फॉरवर्ड क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ दिस चेंजिंग जियोपॉलिटिकल दिस मिलियू, ठीक है। सो दिस इज़ द वी हैव टू रिकॉग्नाइज दीज थिंग्स, डिसीजन बेस्ड ऑन मेजॉरिटी जो है, जो ये चीज़ होनी चाहिए। इसके अलावा इंडिया की जो लीडरशिप है, कोविड-19 वैक्सीन जो वाइडली इंडिया ने प्रोवाइड कराई, अफोर्डेबिलिटी और अवेलेबिलिटी इंश्योर करी है, तो वो सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा एक्ट ईस्ट पॉलिसी को कंसीडर किया जाए, सो इंडिया हैज़ अ मेजर स्टेक इन ब्रिंगिंग द साउथ एंड साउथ ईस्टर्न एशिया, तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा प्रायोरिटाइजिंग मल्टीलेटरलिज्म, और ये सब बेसिक वर्ड्स हैं जो यू कैन ड्रॉप इन योर आंसर राइटिंग। इसके अलावा वी हैव द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इंडिया के जो कैग है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर, है ना। तो इंटरनल ऑडिटर भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एक्सटर्नल भी होते हैं, तो यहाँ पे इसको इंश्योर करने के लिए कि ये जो केमिकल वेपन है, केमिकल वेपन एलिमिनेट हो रहे हैं कि नहीं, उसके लिए एक्सटर्नल ऑडिटर कैग जो इंडिया के कैग हैं, जो आर्टिकल 148, 751 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बेसिकली डीलिंग विद द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इटसेल्फ, तो उनको यहाँ पे बनाया गया है। इसके अलावा ऑडिटर ऑफ अदर बॉडीज़, ऑडिट ऑफ अदर ग्लोबल बॉडीज़, तो जो कैग है ना वो एक्सटर्नल ऑडिटर, ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है 17-18 साल में, नहीं ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि जो कैग है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में भी एक्सटर्नल ऑडिटर हैं 2020 से 23 तक, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन में भी, और इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन में भी, ठीक है। इसके अलावा जो कैग है इज़ द चेयर ऑफ द यूनाइटेड नेशन पैनल ऑन एक्सटर्नल ऑडिटर, कैग इज़ द चेयर ऑफ यूनाइटेड नेशन पैनल ऑन एक्सटर्नल ऑडिटर। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो पैनल है ऑन एक्सटर्नल ऑडिटर्स का ही जो पैनल है कि अलग अलग एक्सटर्नल ऑडिटर जहाँ पे हैं, तो उसमें भी कैग जो है वो चेयर पे हैं अभी, ये कैग ऑफ इंडिया मीन्स। इसके अलावा कैग इज़ ऑल्सो अ मेंबर ऑफ दिस गवर्निंग बॉडी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो चाहे एक्सटर्नल ऑडिट की बात हो या सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन की बात हो, तो हर जगह कैग जो इंडिया के हैं वो इन्वॉल्व हैं। दिस इज़ वॉट यू हैव टू रिमेंबर। इसके अलावा मोर ऑन द न्यूज़, जो कॉन्फ्रेंस ऑन साउथ दिस स्टेट पार्टीज ऑफ OPCW, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑन केमिकल वेपन, उन्होंने सेलेक्ट किया है इंडिया 3 साल के लिए, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 2021। जैसे यहाँ पे 3 साल के लिए WHO ने किया, यहाँ पे 5 साल के लिए FAO ने किया, है ना, और ये 22 तक 2 साल के लिए IPU ने करा, तो यहाँ पे भी 3 साल तक अब यहाँ पे एक और ऑर्गेनाइजेशन ऐड हो जाएगी, वो है OPCW, यानी प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। इसके अलावा इन पास्ट ऑल्सो, ऐसा भी नहीं है कि कैग पहली बार इस ऑर्गेनाइजेशन के बने हैं, पास्ट में भी ये एक्सटर्नल ऑडिटर बने हुए हैं फ्रॉम 1997 से 2003 तक। तो ना तो पहली बार ओवरऑल डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो भी पहले से ये चीज़ें हो चुकी हैं, अगर सिर्फ OPCW की बात करें तो यहाँ पे भी पहली बार नहीं हो रहा है। तो पहली बार हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये UPSC बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड रहता है, तो पहली बार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सो दैट्स वाई प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना है। इसके अलावा इंडियाज़ रिलेशन विद
इंडियाज़ रिलेशन जो है विद रेस्पेक्ट विद OPCW, तो इंडिया जो है उन्होंने इंडिया इज सिग्नेटरी टू दिस केमिकल वेपन कन्वेंशन और मेंबर भी है जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है OPCW का। इसके अलावा दिस परसुएंट टू प्रोविज़न ऑफ द कन्वेंशन, जो प्रोविज़न है उसके अकॉर्डिंग इंडिया ने इनेक्ट भी किया हुआ है केमिकल वेपन कन्वेंशन एक्ट 2000, ठीक। इसके अलावा अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर जो केमिकल वेपन कन्वेंशन है, इंडिया ने एक अथॉरिटी भी बनाई है, क्योंकि हर एक्ट के अंदर कुछ कॉमन वो होते हैं, क्रक्स होती है, कुछ पॉलिसी मेजर्स होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होता है, कुछ रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं, मतलब ओवरऑल एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होता है, और कुछ फाइनेंशियल एस्पेक्ट होता है, और ऐसे करके आपको कुछ चीज़ें कॉमन देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या है, नेशनल अथॉरिटी ऑन केमिकल वेपन कन्वेंशन। सिंपल है, केमिकल वेपन कन्वेंशन में ही सब अलग अलग फ्रेजेस और एडजेक्टिव्स और ये जो भी होता है ये लगाना है, ठीक है। एस्टेब्लिश फॉर द इम्प्लीमेंटिंग दिस प्रोविजन दिस कन्वेंशन। OPCW के बारे में थोड़ी और बात करेंगे। इट वाज एस्टेब्लिश्ड 1997। देखो बिम्स्टेक भी 1997 में उसको भी कंसीव किया गया था, इसको भी 1997 में एस्टेब्लिश किया गया था। स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, टेक्निकल सेक्रेटेरिएट है और कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्टेट पार्टीज है, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्टेट पार्टीज। तो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो यहाँ पे 41 मेंबर्स हैं दैट आर इलेक्टेड बाय द कॉन्फ्रेंस ऑफ द स्टेट पार्टीज एंड बेसिकली रोटेट एवरी 2 ईयर्स। टेक्निकल सेक्रेटेरिएट है, यहाँ पे वेरीफाई किया जाता है कंप्लायंस कन्वेंशन, और लास्ट वाला जो है वो स्टेट पार्टीज का कॉन्फ्रेंस है। इट इज़ द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल इज नॉट द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी बट द कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टी इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा इट इज़ ऑथराइज्ड टू परफॉर्म द इंस्पेक्शन। देखो केमिकल वेपन कन्वेंशन है तो ऐसे थोड़ी ना कि बस कह दिया और हो गया, आपको बीच में इंस्पेक्शन भी करने पड़ेंगे, है ना। ऐसे ही यूरेनियम वगैरह हर चीज़ में ये होता है, इंस्पेक्शन यू हैव टू डू, नहीं तो पता नहीं चलेगा ना। तो इंस्पेक्शन जो है वो यहाँ पे है, वेरीफाई सिग्नेटरी स्टेट जो है वो कंप्लाई कर रहे हैं कन्वेंशन से या नहीं, और कमिटमेंट टू ग्रांट इंस्पेक्टर फुल एक्सेस टू द केमिकल वेपन साइट। जो भी केमिकल वेपन साइट है उसमें फुल एक्सेस इंस्पेक्टर्स को, यानी एक तरीके से एक बॉडी है दैट विल वेरीफाई द थिंग्स, क्योंकि वेरीफाई होगा तभी तो कंफर्म होगा, नहीं तो पता चला कि कुछ नहीं हो रहा है। इसके अलावा इट ऑल्सो परफॉर्म्स टेस्टिंग ऑफ द साइट्स एंड विक्टिम्स ऑफ सस्पेक्टेड केमिकल वेपन अटैक। तो जो भी साइट्स हैं, जो भी विक्टिम्स हैं, उनकी टेस्टिंग वगैरह, उस एरिया की टेस्टिंग वगैरह ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये वाला पहला पॉइंट हो गया। प्रोएक्टिव वाला कि अभी केमिकल वेपन और केमिकल अटैक कुछ नहीं हुआ है, अटैक नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले इंस्पेक्शन वगैरह के ये चीज़ें कैसे कर रही, काम चल रहा है और क्या नहीं हो रहा। और ये थोड़ा हो गया रिएक्शन, ये हो गया एक्शन, मतलब ये प्रोएक्टिव है कह सकते हो, ये रिएक्टिव अप्रोच है, जहाँ पे क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन, इनकी जो इन्वेस्टिगेशन एंड आइडेंटिफिकेशन टीम है IIT, इट्स नॉट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बट हाँ, जो इंस्टीट्यूट इन्वेस्टिगेशन एंड आइडेंटिफिकेशन टीम है 2018 में एस्टेब्लिश हुई थी। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग द परपिट्रेटर्स ऑफ द यूज़ ऑफ केमिकल वेपन्स इन द सीरिया, जो सीरियन अरब रिपब्लिक है वहाँ पे। रिसेंटली IIT ने सेकेंड रिपोर्ट रिलीज की है विच कंक्लूडेड, जिसमें ये कंक्लूड किया गया है कि यूनिट ऑफ सीरियन अरब एयर फोर्सेज यूज्ड केमिकल वेपन, जो ये सराकिब है वहाँ, सराकिब सीरिया, वहाँ पे उन्होंने यूज़ किया था 2018 में, ठीक है। और 2018 में ही IIT बनी थी। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि इसके जो फंक्शन है, ये तो एक्टिव रोल, ये प्रोएक्टिव रोल हो गया, ये हो गया रिएक्टिव रोल, जहाँ पे वो IITs बनाते हैं। इट इज़ नॉट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इट इज़ इन्वेस्टिगेशन एंड आइडेंटिफिकेशन टीम, जिसने एग्जाम्पल के तौर पर ये सीरिया वाला जो है इसको एक्सपोज किया या बताया। इसके अलावा OPCW इज़ नॉट द UN ऑर्गेनाइजेशन, ये UN ऑर्गेनाइजेशन नहीं है केमिकल वेपन कन्वेंशन। ये इट हैज़ अ वर्किंग रिलेशनशिप तो है UN से, लेकिन UN की कोई बॉडी या कोई एजेंसी नहीं है। इसके अलावा बाई द 2001 रिलेशनशिप एग्रीमेंट बिटवीन OPCW, अब हम कह रहे हैं कि वर्किंग रिलेशनशिप है, तो ऐसा तो होता नहीं है IR में या कहीं पे भी, जब भी बात कोई एकेडमी, मतलब जब भी बात ऐसी कोई होगी तो वहाँ पे ऐसा तो होगा नहीं कि इनफॉर्मल रिलेशन, समथिंग विल बी देयर। जैसे अभी हमने देखा था म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी, तो यहाँ पे भी अगर रिलेशन है तो कुछ बॉडी, कुछ एग्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे 2001 में रिलेशन एग्रीमेंट बिटवीन द OPCW एंड UN, द OPCW रिपोर्ट ऑन द इंस्पेक्शन एंड द अदर टू UN, जो भी इंस्पेक्शन वगैरह करते हैं उसकी रिपोर्टिंग जो है UN को करते हैं। 2001 में रिलेशनशिप एग्रीमेंट एस्टेब्लिश हुआ था, बनी 1997 में थी, लेकिन 3-4 साल बाद रियलाइज़ हुआ और UN से एक एग्रीमेंट कर लिया, रिलेशनशिप एग्रीमेंट, ठीक है। तो
रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया। इसके अलावा इनका जो मैंडेट है वो यही है कि मॉनिटर करते हैं केमिकल इंडस्ट्री को ताकि कोई री इमरजेंस तो नहीं हो रहा, और इसके अलावा इंटरनेशनल कोऑपरेशन करते हैं ताकि स्ट्रेंथन किया जा सके इम्प्लीमेंट द कन्वेंशन जो भी है विद रेस्पेक्ट टू केमिकल वेपन्स। ठीक है, सो दिस इज इट। आई होप यू आर गेटिंग दिस स्पेसिफिक न्यूज एज वेल। इसके अलावा केमिकल वेपन कन्वेंशन जैसा कि अभी बताया था OPCW के बारे में, तो केमिकल वेपन कन्वेंशन जो है वो कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोडक्शन स्टॉकिंग एंड यूज ऑफ द केमिकल वेपन एंड ऑन देयर डिस्ट्रक्शन 1993, जिसको हम CWCV बोलते हैं, ये अडॉप्ट हुई थी 1992 में। अडॉप्ट 1992 में हुई थी, इन्फोर्स 1993 में हुई थी। लेकिन जब हम बात करते हैं OPCW की, वो उसके अंदर एक केमिकल वेपन कन्वेंशन की अंडर बॉडी है 1997 की। समझ रहे हो, ये चीज़ समझ में आ रही है? पहले कन्वेंशन अडॉप्ट हुआ, एनफोर्स हुआ, फिर उसके बाद एक OPCW नाम की बॉडी बनाई गई। OPCW इज अ बॉडी जो देखेगी चीज़ों को। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग। तो वो एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है 1992 1993, और ये जो है कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट हुई थी 1992 में, जहाँ पे ये चीज़ अडॉप्ट हुई थी। बाद में 1993 में ये बाद में इसको एनफोर्स वगैरह किया गया। इसके अलावा ट्रीटी जो एनफोर्स हुई वो 1997 में हुई। ठीक है, तो एनफोर्स 1997, सबसे पहले 1992 में ये कॉन्फ्रेंस हुई, बना ये अडॉप्ट हुआ। 1997 में एनफोर्स हुई, उसी के बाद OPCW बन गया एनफोर्स के साथ साथ, और फिर बाकी हम देख चुके हैं। इसके अलावा इट एम्स टू एलिमिनेट द एंटायर कैटेगरी ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन by prohibiting the development, production, acquisition, stockpiling, retention, transfer of use। केमिकल वेपन को बिल्कुल एंटायर कैटेगरी ऑफ वेपन को एलिमिनेट करने की बात कही जाती है। एक यूनिक फीचर है इस कन्वेंशन का, दैट इज कन्वेंशन इज इट्स इनकॉर्पोरेशन ऑफ द चैलेंज इंस्पेक्शन। चैलेंज इंस्पेक्शन एक कॉन्सेप्ट है। अब आप ये UPSC ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछता रहता है हर साल के। इट इज ऐसो, इवन 2020 में भी जब क्वेश्चन पेपर बहुत अजीब सा था, लेकिन तब भी ये क्वेश्चन वहाँ पे था, जो ब्रेंट क्रू मतलब वो ऑयल से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि इसको रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया ये किससे एसोसिएटेड है। ठीक है, या एक और क्वेश्चन था कि एक और कीवर्ड था कि वहाँ पे पूछा गया था कि ये किससे एसोसिएट, वो डिजिटल जो है मतलब इन चीज़ों से रिलेटेड था। तो ऐसे एक दो क्वेश्चन वहाँ पे भी आए हुए हैं। तो चैलेंज इंस्पेक्शन जो है वो क्या है, वेयर बाई एनी स्टेट पार्टी, अगर डाउट है किसी दूसरी पार्टी पे कि वो कंप्लायंस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सरप्राइज इंस्पेक्शन करो। तो चैलेंज इंस्पेक्शन का कॉन्सेप्ट ये है कि आपकी मान लो कंट्री इंडिया को लगता है कि यार ये कोई एक पाकिस्तान है, मान लो पाकिस्तान जो है वो उसमें कुछ ऐसा चल रहा है, तो दे कैन से कि कहीं रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इनके यहाँ सरप्राइज इंस्पेक्शन किया जाए। ठीक है, और बाकी इंस्पेक्शन करने कौन जाएगा वो हमने भी देख लिया है, और करके रिपोर्ट करते हैं UN को, रिलेशनशिप एग्रीमेंट है, तो बाकी सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। इसके अलावा अंडर द चैलेंज इंस्पेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो प्रिंसिपल ऑफ एनी टाइम एनीवेयर इंस्पेक्शन विद नो राइट ऑफ रिफ्यूजल, मना नहीं कर सकते, राइट ऑफ रिफ्यूजल नहीं है, और एनी टाइम एनीवेयर, प्रिंसिपल ऑफ एनी टाइम एनीवेयर, तो ये भी इसी से एसोसिएटेड है। इसके अलावा अदर इंटरनेशनल एफर्ट्स क्या हैं टू बेसिकली एफर्ट्स एट केमिकल डिसआर्मामेंट, तो पहला जो है वो है आपका स्ट्रासबर्ग एग्रीमेंट। ठीक है, स्ट्रासबर्ग जो एग्रीमेंट है 1675 का है, ये पहला इंटरनेशनल एग्रीमेंट है लिमिटिंग द यूज ऑफ केमिकल वेपन। तो केमिकल वेपन कन्वेंशन इज नॉट द पहला, वो तो बात की बात है, 1675 में ही ये चीज़ें शुरुआत हो गई थी। ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में हुआ था, और पॉइजन बुलेट्स को यूज़ करने को प्रोहिबिट करता था, जो क्योंकि पॉइजन बुलेट का मतलब क्या है, पॉइजन क्या होता है, केमिकल ही तो होता है, सो दैट थिंग इज देयर। इसके अलावा ब्रसेल्स कन्वेंशन है ऑन द लॉ ऑफ कस्टम ऑफ वॉर। ठीक है, ये भी बात करता है कि जो पॉइजनस वेपन है उनकी प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट उनका, और इसके अलावा यूज़ ऑफ आर्म्स प्रोजेक्टाइल मटेरियल जिससे अननेसेसरी सफरिंग होती है। एग्रीमेंट नेवर एंटर्ड इनटू फोर्स। तो ब्रसेल्स एग्रीमेंट जो है, ब्रसेल्स जो कन्वेंशन है लॉ एंड कस्टम ऑफ वॉर, इसको ये एनफोर्स ही नहीं हुआ। बाकी ब्रसेल्स इसलिए भी फेमस है, आपको पता होना चाहिए कि ब्रसेल्स जो है वो यूरोप की कंट्री है, सो दीज थिंग्स यू शुड नो। इसके अलावा हेग कन्वेंशन 1899, सो इट केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग हेग पीस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, तो ये भी बात करती है एब्सटेन फ्रॉम द यूज ऑफ द प्रोजेक्टाइल्स द सोल ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज द डिफ्यूजन ऑफ दिस एस्फिक्सिएटिंग और दिस डेलिटेरियस गैसेस। इन
इन चीज़ों का यूज़। तो ये भी हेग जो है, हेग कन्वेंशन वाली चीज़ है जो, वो भी आपको याद होनी चाहिए। हेग में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हेग जो है नेदरलैंड्स का एक जगह है जहाँ पे आपको अलग अलग कोर्ट्स जो हैं वो वहीं मिलेंगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ दिस जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इसके अलावा जो आर्बिट्रेशन वाला कोर्ट भी है वो भी वहीं है, जो यूएन क्लॉज वाला कोर्ट है, ठीक है। सो दीज थिंग्स आर देयर। इसके अलावा प्रोटोकॉल फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ द यूज़ ऑफ दिस एसफिक्सिएटिंग और पॉइजनस एंड अदर गैसेज, ये जो है 1925 का है और कॉमनली नोन है जेनेवा प्रोटोकॉल। जेनेवा प्रोटोकॉल आपने न्यूज़ में सुना होगा, मतलब जब अभी इंडिया पाकिस्तान जो भी चीज़ें हुई थी तो जेनेवा प्रोटोकॉल वाज इन द न्यूज़। सो दीज थिंग्स आर देयर, ओके। आई होप यू आर गेटिंग दिस। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव SCRI, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, ओके। सो 30 मिनट्स वैसे ही हो चुके हैं, तो हम इसको अगले टॉपिक में कवर करेंगे। आई होप यू आर गेटिंग दिस। इज इट फॉर द डे एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल इफ यू आर गेटिंग द बेनिफिट फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू।